हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, वो यहाँ पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से समझना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, चाहे हम यहाँ पर गुड्स बनाते हैं, चाहे हम यहाँ पर जो है सर्विसेज देते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से पहले हम एक बार ये एस्टिमेट जरूर लगाते हैं कि ये जो गुड्स और सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हमें यहाँ पर जो है कॉस्ट कितनी आएगी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने एक कार यहाँ पर जो है बनानी। तो XYZ लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर इस कार को बनाने से पहले एक एस्टिमेट लगाना चाहा कि इस कार को बनाने में इसकी यहाँ पर कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसने यहाँ पर मार्केट में रिसर्च की कि इस कार को बनाने में यहाँ पर टोटल कितना खर्च जो है वो आ सकता है। तो रिसर्च से उसे यहाँ पर पता लगा कि ये जो कार मैं बना रहा हूँ उसको कार को बनाने की यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो मटेरियल पे 2 लाख रुपए की आती है। अगर जो मटेरियल हमने कार में यूज़ किया है 2 लाख रुपए का मटेरियल यूज हो जाता है। उसके बाद लेबर पे जो खर्च आता है वो भी 2 लाख रुपए का आता है। और यहाँ पर मुझे जो है कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर जो है करने पड़ते हैं जो कि हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपए के। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर पता लगाया कि ये जो कार मैं बनाना चाहता हूँ ना, इसकी एक कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हमारा आ सकता है, वही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जब भी हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो हम हमेशा इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है चलते हैं। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं, जितनी हमने उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स की है, एक्चुअल कॉस्ट उससे कम हो या फिर उसके इक्वल है, उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर किसी केस में हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा आ जाता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट से, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, हमने काम सही ढंग से नहीं किया, इसीलिए हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे एग्जांपल लेके चलो, हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया 6 लाख रुपए, पर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। ये किस वजह से आया? क्योंकि हमने एफिशिएंटली यहाँ पर काम नहीं किया। क्योंकि इस कार को अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल एफिशिएंसी से बात करें, तो 5 लाख रुपए में हम बना सकते थे। क्लियर है? तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेल्प से हमारा जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट की वेस्टेज को यहाँ पर जो है रोकना है। अब ये हम करते कैसे हैं? तो यहाँ पर देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कोई यहाँ पर सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करके हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग परफॉर्म करते हैं और अपनी कॉस्ट को यहाँ पर जो है कंट्रोल करते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पर देखो, प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कार की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी फिक्स की, 5 लाख रुपए। कितनी फिक्स की? 5 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब जब हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जितनी एक्चुअल कॉस्ट हमें आई होती है उसको बनाने में, उसको हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो मान के चलो जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो कितनी आई हमारे यहाँ पर 6 लाख रुपए आई। कितनी आ गई हमारे यहाँ पर? 6 लाख रुपए आ गई। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट था और यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट था, उनके बीच में हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं ताकि हम यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड आउट कर सके। तो हमने इनके बीच में कंपैरिजन किया और हमने यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट किया कि इनके बीच में जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर जो है डिफरेंस आया है।
क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉसेस। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है वो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया विद द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, जैसे ये डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है वो किन वजहों से आया है, किन रीजंस की वजह से ये जो है डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट आया है। ठीक है, चौथे स्टेप में हमने रीजंस फाइंड आउट किए और पांचवें स्टेप में हमने क्या किया, उन रीजंस को यहाँ पर जो है खत्म किया, यानी कि जो डिफरेंस के रीजंस थे, जहां जहां हम इनएफिशिएंट थे, उनको यहाँ पर रिमूव किया ताकि आगे चलकर हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना हो। तो यहां पर आके हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहां पर पूरा हो जाता है। तो सिंपली देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं, फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं ताकि डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सके। जैसे ही डिफरेंस मिल जाते हैं तो उनके रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है और उन रीजंस को जल्दी से जल्दी जो है रिमूव किया जाता है। तो यहां पर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग अच्छे से समझ चुके हो। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर देखो क्या है, डैश इज अ प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू either produce goods or services or perform an activity within the organization। यानी कि एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की या फिर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन डी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो यहां पर देखो ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो की जाती है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। पहला क्या है, प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रिपेयर करते हैं और हम उसको यूज करते हैं, तो ये इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्टिंग प्रोसेस, यानी कि हम इसमें जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, यानी कि जो भी डिफरेंसेस आते हैं कंपैरिजन के बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारा इंक्लूड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी चीजें जो है हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस में। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब, देखो जब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम करना होता है, बिजनेस करना होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड जो है फिक्स करते हैं, जिसका ताकि हम उस स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन कर सके एक्चुअल कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कई तरह के यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा। पहला बेसिक स्टैंडर्ड, दूसरा आइडियल स्टैंडर्ड, तीसरा करंट स्टैंडर्ड, चौथा नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सभी की सभी स्टैंडर्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये होते क्या है, पहले बात करते हैं यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड। देखो बेसिक स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हमने लॉन्ग पीरियड के लिए जो है बनाया होता है, जैसे कि 5 साल, यहाँ पर 10 साल। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यहाँ पर यूज ही करते रहते हैं। जैसे मान के चलो आपने एक कंपैरिजन बना लिया कि आपने यहाँ पर जो है 50,000 यूनिट्स जो है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है वो आपने यहाँ पर 5 सालों के लिए बनाया है और 5 सालों तक आप इसी स्टैंडर्ड को जो है यूज कर रहे हो। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो हमारा कहलाता है बेसिक स्टैंडर्ड। क्या कहलाता है, बेसिक स्टैंडर्ड जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, आइडियल स्टैंडर्ड। अब ये आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो नाम से आपको क्लियर होगा आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होना। ठीक है, तो आइडियल स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको तभी अचीव किया जा सकता है जब हमारे यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन हो वो यहाँ पे जो है परफेक्ट हो, आइडियल हो, यानी कि सब चीजें जो है वो सही से चल रही हो। यानी कि जो हमारा लेबर है, ठीक है, जो लेबर है वो सही से काम कर रहा है, हमारा जो मटेरियल है वो भी हमें सही प्राइस पे मिल रहे हैं और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी हम अच्छे से यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे जो वर्किंग कंडीशंस होंगी ना, वहीं पर जाके आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो आइडियल स्टैंडर्ड यहाँ पर परफेक्ट परफॉर्मेंस की डिमांड करते हैं कि हर चीज यहाँ पर परफेक्ट होनी चाहिए और जब हर चीज परफेक्ट होगी तभी ये स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, करंट स्टैंडर्ड। अब करंट स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो करंट स्टैंडर्ड जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर करंट मार्केट जो सिचुएशंस हैं, मार्केट में जो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है बनाया जाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड फिक्स किया, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स किया, तो मैं जाऊंगा मार्केट में, वहां पे जो प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से मैं इसका यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है फिक्स करूंगा। तो और ये जो हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा वो करंट स्टैंडर्ड ही यहाँ पर कहलाएगा, यानी कि करंट मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर नॉर्मल स्टैंडर्ड। अब ये नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अचीव किए जाते हैं। देखो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या होता है कि सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है पर सब कुछ बुरा भी नहीं,
सब कुछ थोड़ा अच्छा काम, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही है पर काम यहाँ पर अच्छे से हो रहा है, वो क्या है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो उसमें उस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड अचीव किए जाते हैं वो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसिक स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बेसिक स्टैंडर्ड। तो आपने इसका मीनिंग समझ लिया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो पहला देखो क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड विच इज एस्टैब्लिश फॉर अस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया है तो हम उसको लॉन्ग पीरियड तक यूज करने वाले हैं, तो उसको हम चेंज थोड़ी करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ये कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ए बेस ईयर इज चूजन फॉर कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, यहां पर हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो एक बेस ईयर कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। बेस ईयर क्या होता है, जब देखो जिस साल में आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, आपने 2012 में यहाँ स्टैंडर्ड बनाया, तो जब भी आप 2018 में काम कर रहे हो तो आप इस बेस ईयर को लोगे और इसके हिसाब से कंपैरिजन करोगे कि हमने कितनी ग्रोथ की है, कितना हमने कॉस्ट एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी से परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या, इट इज मोर इमीडिएट एंड टेम्पररी स्टैंडर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इमीडिएट बहुत जल्दी बनाएगा स्टैंडर्ड, और टेम्पररी स्टैंडर्ड होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्टेट के बारे में बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। चौथी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आइडियल स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। तो मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है कि आइडियल सिचुएशन के अंदर जिस स्टैंडर्ड को अचीव किया जाता है। पहला देखो क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड विच मे बी अटेन अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, यानी कि सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी, हर चीज परफेक्ट होगी तभी हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। दिस स्टैंडर्ड कंसीडर द परफेक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो है परफेक्ट परफॉर्मेंस को कंसीडर करती है और उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ये भी क्लियर है, ये भी डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, दीज स्टैंडर्ड्स आर मोर आइडियलिस्टिक रेदर देन रियलिस्टिक। अब देखो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना, वहां पे हर चीजें सही नहीं हो सकती, मतलब कि हर चीज फेवरेबल कंडीशन हमें नहीं मिल सकती, परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती। इसीलिए ना ये ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, आइडियलिस्टिक है, पर ये रियलिस्टिक नहीं है, इसे हम अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स है वो डिफाइन कर रही है हमारे यहाँ पर आइडियल स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस करंट स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करंट स्टैंडर्ड को डिफाइन करें। पहला देखो क्या है, द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उसको दर्शाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशन, यानी कि एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है शॉर्ट पीरियड के लिए फिक्स किया है करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। या फिर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बेंचमार्क, यानी कि हमने हिस्ट्री के बेस पर जो है यहाँ पर बेंचमार्क सेट किया है। या फिर इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड है, ये इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर परफेक्टली डिफाइन कर रही है करंट स्टैंडर्ड को, जो कि कह रही है कि करंट स्टैंडर्ड शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और ये जो है करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डैश रेफर्स टू द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट फॉर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर समझना है। ठीक है, वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है नेक्स्ट वाले को, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जाना है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, सिंपली देखो वो कंपोनेंट्स, वो फैक्टर्स जिनसे मिलकर हमारी कॉस्ट जो है यहाँ पर बनती। ठीक है, और किसी भी कॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला देखो क्या है, मटीरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, लेबर, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये होते क्या है, पहले बात करते हैं मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, वो जितना भी हमने प्रोडक्ट और सर्विस मैन्युफैक्चर किया उसमें जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसकी कॉस्ट, वो हमारे यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो लेबर क्या है, सिंपली देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने जो भी लेबर हायर किया उसको जो हमने वेजेस वगैरह पे किए, ठीक है, तो वो हमारा लेबर कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद देखो कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में पावर के लिए खर्च कर लिया, बिजली के लिए खर्च कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर लिया, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे जो है आ जाते हैं। इन तीनों के ही, ये तीनों मिलकर ही कॉस्ट को यहाँ पर जो है बनाते हैं, कॉस्ट का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं तो हम इन तीनों का ही स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर इन तीनों का ही फिक्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब हम यहाँ पर
मटेरियल्स जो कि यहाँ पर एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसका जब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं यानी कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फिक्स करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो पहला देखो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि मान के चलो मैंने कार बनानी है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि इस कार को बनाने के लिए मेरे 2 लाख के मटेरियल यहाँ पर लगेंगे। तो ये जो कॉस्ट है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, हमने पहले ये कॉस्ट जो है डिटरमाइन कर लिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होता है? हमने जो लेबर यूज किया है उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हमने लेबर के लिए इतना ही खर्च करना है। जैसे मान चलो 2 लाख रुपए की मैंने लेबर डिसाइड कर ली कि 2 लाख रुपए ही मुझे लेबर पे खर्च करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? सिंपली देखो, जब हमारे जितने भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम उसका कॉस्ट यहाँ पे जो है डिटरमाइन कर देते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन है हमारा क्या था? करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पहला क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड एंड मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। यानी कि जितना भी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड और यहाँ पर मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये होते क्या है, एक बार डिसाइड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड की। ठीक है, मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी फिक्स करते हैं। यानी कि एक गुड्स को बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हमें यहाँ पर कितने मटेरियल की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है। तो मान के चलो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करने के लिए यानी कि 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टैंडर्डली जो है यहाँ पर 15,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो हमने एक स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स कर दिया कि हमें जो है मटेरियल की इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है वो हमारा क्या है? यहाँ पर मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड, जिसमें हम लोग मटेरियल की क्वांटिटी की स्टैंडर्ड जो है फिक्स करते हैं। नेक्स्ट होगा मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो हम मटेरियल यूज करने वाले हैं उसका जो प्राइस होता है पर यूनिट, वो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि जब हम मटेरियल को परचेज करेंगे ना, तो हम मैक्सिमम जो है एक यूनिट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए मैक्सिमम इतना पैसा ही देंगे। जैसे मान लो हमने ये जो अपन 15,000 है, हमने कहा कि हर यूनिट के लिए मैं यहाँ पर 10 रुपए ही यहाँ पर पे करूंगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या है? मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। क्या है? मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए? मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड इज द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ मटेरियल दैट शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ यहाँ पर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो जब हम फिक्स करते हैं, उसका स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं, तो वो हमारा मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको मिटा देता है थोड़ा सा। मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पर यूनिट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो भी मटेरियल हम यूज करें उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो हमारा मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हमने टोटल लेबर पे इतना ही यहाँ पे जो है खर्च करना है। एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर होती है। तो यहाँ पर देखो पहली स्टेटमेंट क्या करिए? इट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि यहाँ पर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें यहाँ पर डायरेक्ट लेबर चाहिए, उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, यानी कि डायरेक्ट लेबर को पे करने के लिए जो जितना भी पैसा हमने पे किया है वो हमारा कहलाता है यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लेबर क्या होता है? सिंपली देखो, डायरेक्ट लेबर वो लेबर होते हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर हमारे 10,000 लेबर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मशीन्स पे काम करते हैं और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट लेबर। अब इसको जो वेजेस हमने यहाँ पर पे किया, मान के चलो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हम ना इसको यहाँ पर 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बदले में सिर्फ और सिर्फ इन 10,000 लेबर्स को जो है 50,000 रुपये यहाँ पर जो देंगे। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए? स्टैंडर्ड लेबर टाइम इज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर है, इसको हम फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर टाइम।
क्या होता है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर रेट, ठीक है। यहाँ पर लेबर रेट स्टैंडर्ड क्या है, लेबर रेट स्टैंडर्ड। अब ये दोनों बेसिकली यहाँ पर होते क्या है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड लेबर टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम क्या होता है, सिंपली देखो, इसमें हम लोग यहाँ पर एक टाइम फिक्स करते हैं कि यहाँ पर एक लेबर को एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं मान के चलो, मैंने लिख दिया कि एक लेबर ना यहाँ पर 8 घंटे में जो है 100 यूनिट्स यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 100 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया कि 8 घंटे एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि यहाँ पर 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड लेबर टाइम। अगर मान लो कि चलो यहाँ पर लेबर जो है वो यहाँ पर 8 घंटे में सिर्फ उसे 50 यूनिट प्रोड्यूस करा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड हमारा लेबर रेट क्या होता है, इसमें हम लोग लेबर को कितना पैसा पे करेंगे उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा कि मैं 100 रुपये यहाँ पर जो है 8 घंटे का पे करूंगा, तो ये क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड जो है हमारा स्टैंडर्ड लेबर रेट स्टैंडर्ड है। क्या है, लेबर रेट स्टैंडर्ड है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन, यानी कि एक टास्क और ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम चाहिए हमें, वही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड लेबर टाइम। तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, लेबर रेट स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड पर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम और फॉर लेबर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि हम जो है लेबर को जितने भी घंटे के लिए यूज कर रहे हैं या फिर उसको पर यूनिट जितना हम यहाँ पर पे कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड लेबर रेट स्टैंडर्ड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एंड एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड प्लान्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं और हमारे जो प्लान्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम यहाँ पे जो है स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन है बेंचमार्किंग, दूसरा क्या है वेरिएंस एनालिसिस, तीसरा क्या है गैप एनालिसिस, चौथा क्या है हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी वेरिएंस एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर, वेरिएंस एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये वेरिएंस एनालिसिस क्या है, तो वेरिएंस एनालिसिस हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वेरिएंस है और एक हमारा यहाँ पर एनालिसिस है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, सिंपली देखो जब हम यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, तो हमेशा उसके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जो है आता है। कई बार क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होती है, कई बार स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम वेरिएंस कहते हैं। जैसे मान के चलो एक्चुअल कॉस्ट हमारी हुई 6 लाख रुपए की कार को बनाने की, स्टैंडर्ड कॉस्ट हुई 5 लाख रुपए की, तो 1 लाख का ये जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सिंपली किसी चीज़ को स्टडी करना, एनालाइज करना कि क्या हो रहा है। तो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम लोग पहले वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके, उसके बाद उसे प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं कि ये वेरिएंस आया किसकी वजह से, क्या रीजंस है इसके पीछे, कहाँ पर हमने काम अपना सही ढंग से नहीं किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट जो है करते हैं ताकि उनको जो है रिमूव किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसको करने से पहले हमें यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है अच्छे से समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया था, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है। उसके बाद देखो हमने इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया, इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया, इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया, ठीक है। हम इसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें, इसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें, इसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है। और इन तीनों के बीच में यहाँ पर जो है डिफरेंस आता है। तो जब हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं ना, तो यहाँ पर हम अलग अलग इनके वेरिएंसेस को जो है यहाँ पर स्टडी जो है वो करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि यहाँ पर जो हमने मटेरियल यूज किया है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है और उसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन कह रहा है उसे कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं, दूसरा कह रहा है प्राइस वेरिएंस, तीसरा कह रहा है यूसेज वेरिएंस, चौथा कह रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। मटेरियल कॉस्ट की में अंदर जो यहाँ पर वेरिएंस जो है आया। अगर मैं बात करूँ 2 लाख हमने फिक्स की थी स्टैंडर्ड, 3 लाख रुपए एक्चुअल आ गया, 1 लाख रुपए यहाँ पर जो डिफरेंस है ना हमारे यहाँ पर एक्चुअल और हमारे यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड के अंदर, यही हमारा कहलाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दीज इज अ रीजन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर रीजन होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड था मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड, वो दो उसके 2 कंपोनेंट थे ना, एक मटेरियल प्राइस और एक हमारा मटेरियल यूसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वेरिएंस स्टडी करते हैं तो उनको भी सेपरेटली हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जब हमारे प्राइस में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है
यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है आता है, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स किया था कि हम इस पे जो है मटेरियल को जो है बाय करेंगे, ठीक है, और जो एक्चुअली में हमने बाय किया उसका जो डिफरेंस आया, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आया वो क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके रीजंस क्या है उसे यहाँ पर बताना है। पहला क्या बोल रहा है, फ्लक्चुएशन इन मार्केट कंडीशन, सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो सप्लाई और डिमांड थी वो चेंज हो गई, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को पता है, एक चीज़ पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है मार्केट में तो उसका प्राइस हाई हो जाता है, उसका प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है। और अगर डिमांड कम है, अगर यहाँ पर डिमांड कम है तो उसका प्राइस लो हो जाता है, क्या हो जाता है, प्राइस लो हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है ना कि आपने डिसाइड किया कि 5 रुपये पर यूनिट मैं खरीदूंगा, 5 रुपये पर यूनिट मैं खरीदूंगा, पर जब आप खरीदने गए तो एक्चुअली में डिमांड बढ़ गई जिससे क्या उसका प्राइस 10 रुपये हो गया। अब आपको कॉस्ट डबल पड़ गई, 5 रुपये, क्या बढ़ गई, 5 रुपये। तो ये भी हमारा रीजन होता है। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट्स एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि करेंसी एक्सचेंज रेट में भी कई बार चेंजेस आ जाता है। जैसे मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना था, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको रुपीस चलता नहीं है, आपको डॉलर्स में कन्वर्ट कराना है। अब क्या हुआ कि पहले जब आपने डिसाइड किया था तो करेंसी जो हमारा रुपीस की वैल्यू थी डॉलर के अगेंस्ट, मान के चलो 80 रुपये थी, पर जब आप परचेज करने गए तो 90 हो गई। तो अब क्या हुआ, 10 रुपये का घाटा बढ़ गया ना, 10, अब तो 90 रुपये का मटेरियल बढ़ गया। ऐसे इन्फ्लेशन के बढ़ जाने से, इन्फ्लेशन के आ जाने से, या फिर कमोडिटी के प्राइसेस हाई हो जाने से वो रीजन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है सप्लाई रिलेटेड फैक्टर सच एज प्राइसिंग पॉलिसी, नेगोशिएशन एंड चेंजेस इन सोर्सेज, यानी कि जो सप्लायर था जिसने आपको वादा किया था कि मैं आपको इस प्राइस पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्या हुआ कि आप कुछ यहाँ पर चेंजेस हो गए, यानी कि प्राइसेस को चेंज कर दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें कुछ चेंजेस किया गया, या फिर नेगोशिएशन दोबारा से की गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है आता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है, सिंपली देखो, जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हमें कितनी क्वांटिटी में मटेरियल्स यहाँ पर चाहिए, जैसे मैंने फिक्स किया था मुझे 500 यूनिट्स बनाने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 700 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। जब हम इसको एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करते हैं, हमने देखा कि एक्चुअली में तो यहाँ पर 800 यूनिट्स लगे, ठीक है, 800 यूनिट्स लगे, तो ये जो यहाँ पर 100 यूनिट्स का डिफरेंस है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखो इसके भी कोई ना कोई रीजन तो होते होंगे ना जिसकी वजह से आता है। तो ये क्वेश्चन पूरा है कि इसमें से कौन सा रीजन नहीं है, ये कह रहा है इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ परचेज मटेरियल, तो ये रीजन है, ये रीजन है। देखो क्या होता है, क्या होता है, जब हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हमें 500 यूनिट्स को यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए 700 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो हमने रॉ मटेरियल की यूनिट्स डिसाइड की थी वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब कि उसकी वेस्टेज कम होती थी। पर जब हमने बाय किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इससे कम क्वालिटी की रॉ मटेरियल बाय कर लिया, जिससे क्या हुआ, हमारी वेस्टेज बढ़ गई। देखो जब क्वालिटी कम होती है तो उससे प्रोडक्टिविटी कम आती है, ऑब्वियसली बात है ना। तो उससे हमारा यहाँ पर जो है रीजन बढ़ गया, मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड जो है वो कम रह गया और एक्चुअल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल रीजन होता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज वेस्टेज ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कई बार क्या होता है कि हमने जो क्वालिटी फिक्स की थी, हमने वही मटेरियल लिया, वही रॉ मटेरियल लिया, पर क्या हुआ ना, पर क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पर संभाल के रखता था मटेरियल्स को, यानी कि जो टेक केयर करता था, वो ना केयरलेस हो गया। केयरलेस इन द सेंस कि कोई मटेरियल कहीं पे पड़ा है, कोई उस पर पानी पड़ रहा है, ठीक है, मतलब वेस्टेज कर रहा है। तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है जो केयर के साथ उनको रख रहा है तो वेस्टेज कम होगी, एक पर्सन है जो केयरलेसनेस दिखा रहा है तो वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से भी हमारा जो वेरिएंस है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर, यानी कि हमने यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसीजर फॉलो कर रहा था, हमने जो डिसाइड किया था कि हमें ये प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बजाय हमने किसी और प्रोसीजर को ही फॉलो कर दिया। यानी कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसीजर था वो अच्छा था, यानी कि इसमें जो हमारे मटेरियल थे वो यहाँ पर कम यूज़ होता, ठीक है, और वेस्टेज भी कम होती, पर हमने इसी जगह पे दूसरा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया। उसके बाद तो ये भी हमारा रीजन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विद सप्लायर दैट इंक्लूड प्राइस एडजस्टमेंट, यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट थे उसमें यहाँ पर चेंजेस आ गए, जैसे कि प्राइस हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारा रीजन नहीं होता, ये हमारा यहाँ पर यूसेज का रीजन नहीं होता है, ये हमारा प्राइस वेरिएंस का यहाँ पर रीजन जो है होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल लेबर कॉस्ट एंड, यानी कि सिंपली देखो, जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फिक्स किया है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट यहाँ पर जो है फिक्स किया है, ठीक है, वो जब
उसका और जो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन डी लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज अ करेक्ट आंसर। क्या है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो वेरिएंस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव भी होते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा ही कम होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट भी कम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ रीजन फॉर लेबर रेट वेरिएंस। इसमें से हमारा कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लेबर रेट वेरिएंस आता है? अब ये लेबर रेट वेरिएंस क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्या होता है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है उसके दो पार्ट थे। पहला क्या था? लेबर टाइम, और दूसरा हमारा यहाँ पर लेबर रेट। क्या था? लेबर रेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इन दोनों के भी हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, है ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो वेरिएंसेस आते हैं, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर पर यूनिट, यहाँ पर आर या पर यूनिट जितना पैसा पे करेंगे उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसके जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस, जैसे मान के चलो आपने फिक्स किया था कि 100 रुपीज़ यहाँ पर 8 घंटे के पे करने, ठीक है, पर एक्चुअली आपने यहाँ पर पे करने पड़े आपको 150। ये जो 50 रुपीज़ है ये हमारा क्या कहलाता है? लेबर रेट वेरिएंस, जो प्राइस पर यूनिट में यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आया है। ठीक है, अब इसके क्या क्या रीजन होते हैं? पहला देखो क्या है? वेज रेट चेंजेस, यानी कि जो वेज रेट हम पे करे थे उसमें चेंजेस आ गए, तो ये तो बिल्कुल रीजन है। नेक्स्ट क्या है? इंक्लूडिंग, जिसमें हम लोग जो है सैलरी इंक्रीज को भी इंक्लूड करते हैं या फिर अदर एडजस्टमेंट, तो ये रीजन हमारा बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन इन स्किल लेवल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेजेस डिफरेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने जो स्किल चाहिए थी, हमने यहाँ पर जो स्किल चाहिए थी उससे ज़्यादा अच्छी स्किल वाले हमारे पास एम्प्लॉयज आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वेजेस जो है पे करना पड़ा, तो ये भी हमारा यहाँ पर जो है रीजन होता है। नेक्स्ट क्या? ओवर टाइम पेमेंट्स एंड शिफ्ट डिफरेंशियल, हमने उनसे जो है ओवर टाइम करवा लिया, ठीक है, शिफ्ट डिफरेंशियल करवा लिया, जिसकी वजह से भी हमें यहाँ पर पे करना पड़ा, ज़्यादा कॉस्ट हमें लग गई, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये भी हमारा रीजन होता है लेबर रेट वेरिएंस का। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है उसकी एडवांटेज होती है? पहला देखो क्या है? इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग एंड मेजरिंग एफिशिएंसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो है इफेक्टिवनेस, जो हमारी एफिशिएंसी होती है बिजनेस ऑपरेशंस को करने की, उसको प्रमोट करने की, साथ के साथ उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? सिंपली देखो, जब हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो अगर किसी पर्सन ने उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया, इट मीन्स कि उसने सही तरीके से काम किया, ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं किया इसका मतलब उसने सही तरीके से काम नहीं किया है, तो हम उससे रीजन पूछेंगे और उन रीजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड रिड्यूस ओवरऑल कॉस्टिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और ओवरऑल जो जितने भी हमारे टोटल कॉस्ट है उन सबको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो ये भी एडवांटेज होती है। नेक्स्ट क्या? इट हेल्प्स इन फिक्स द सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो, जब हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, अब ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं वो जनरली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है लिए जाते हैं, मार्केट में जो कंडीशन चल रही है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही तो होना चाहिए। देखो, अगर आपने मान के चलो आपने एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक्चुअल कॉस्ट आपने इनकर की यहाँ पर 50 रुपये पर यूनिट, ठीक है, और मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है वो 30 रुपये चल रहा है, क्या चल रहा है? 30 रुपये यहाँ पे जो है चल रहा है, पर आपने क्या किया, इसमें 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया और 60 रुपये का बेच रहे हो, तो कस्टमर की बाय करेगा? बिल्कुल नहीं बाय करेगा, क्योंकि देखो मार्केट में 30 रुपये का मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है? 50 रुपये। क्यों आई है? क्योंकि आपने सही ढंग से काम नहीं किया होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट उसका 30 रुपये है कॉस्ट का, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके अंदर अंदर में लेके आना है ना। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर होता है वो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है जितनी वैल्यू होती है उतना ही पे करता है, आपकी इनएफिशिएंसी के लिए वो पैसा पे नहीं करेगा। तो ये सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी हमारी हेल्प जो है वो करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे, ये हमारे यहाँ पर सारे के सारे ही यहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक था वो यहाँ पर जो है ओवर होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट आता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।